अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम लाभकारी जानकारियां लेकर हाजिर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। अच्छे स्वस्थ और अधिक आय हेतु जैविक विधि से सब्जियों की खेती। अधिक उपज हेतु शरदकालीन गन्ने की वैज्ञानिक बुआई तकनीकी। किसान भाई सब्जियों की खेती से अधिक उत्पादन की चाह में रासायनिक दवाओं और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जिससे खेती की लागत तो बढ़ती है, साथ ही इनसे प्राप्त उत्पादों का मानव स्वास्थ्य पर विपरीत असर भी पड़ता है। तो किसान भाइयों, आप इन समस्याओं से बचने के लिए जैविक खेती कर सकते हैं, जिसकी जानकारी दे रहे हैं एक एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश कुमार। सब्जियों की जैविक खेती, उत्तम आय एवं स्वास्थ्य। सब्जियों की जैविक खेती से तात्पर्य है खेती की ऐसी पद्धति जिसमें पर्यावरण को स्वच्छ व प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हुए मिट्टी, वायु एवं जल को बिना प्रदूषित किए और रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, रोग व फफूंद नाशकों, खरपतवार नियंत्रकों का बिना प्रयोग किए दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन लिया जा सके। यह पद्धति वर्तमान कृषि, रासायनिक कृषि की अपेक्षा सस्ती, स्वावलंबी एवं स्थायी है। इसकी जानकारी बहुत से किसानों को पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो सही इसकी खेती नहीं कर पाते। आप जानते हैं, जैविक खेती करने से हम रासायनिक उर्वरकों की बचत करते हैं और जो कीटनाशक रासायनिक आती है उसकी बचत होती है। इस तरह से हम प्रदूषित होने से खाद्य पदार्थों को बचा सकते हैं। तो आप जानते हैं जैविक खेती के माध्यम से हम किस तरह से सब्जियों की खेती करें। अब इसके अंतर्गत प्राथमिक अगर हम देख ले स्रोत क्या है, तो जिसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या जो भी सड़े गले पदार्थ होते हैं इसके द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा जैविक उर्वरक जो हम बनाए हुए हैं, इसमें राइजोबियम है, राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पर्लियम है, पीएसबी है, इसका हम उपयोग करते हैं। जैसे अगर आप मटर, चना या राजमा या कद्दू वर्गीय जो बीज होते हैं, इनको आप जैव उर्वरकों के द्वारा शोषित कर अगर लगाते हैं तो उत्पादन बढ़ता है। तो देखते हैं कि पौधा स्वस्थ होता है और इसमें जैविक उर्वरक लगा हुआ है तो अलग से रासायनिक खादों की देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा अगर किसान बंधु ये चाहते हैं कि जो सीडलिंग तैयार करते हैं, चाहे वो सीडलिंग किसी भी सब्जी का हो, अगर पात गोभी का हो, फूल गोभी का हो या आपका टमाटर का हो, तो जितने तरह का सब्जी का अगर सीडलिंग है, इसको तैयार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप 1 किलोग्राम जैव उर्वरकों के ले ले, 10 से 12 लीटर पानी में उसको घोल तैयार कर ले और इन सभी पौधों को उस पानी में डालकर डुबो दे। उनके जड़ को आधे घंटे तक उसको जड़ में रहने दें।
इसके बाद उसको निकाल करके अगर आप उसमें लगाते हैं तो ये प्रयोग के द्वारा देखा गया है कि इसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती और साथ ही साथ पौधों का बढ़वार अच्छा होता है और इसमें अच्छे फल लगते हैं। इसके अनुसार इसके बाद अगर किसान बंधु चाहते हैं कि अपने भूमि को भी जैव उर्वरकों के माध्यम से वो उसमें उसका उपचारित कर सकते हैं। इसके लिए 2 से 3 किलोग्राम जैव उर्वरकों को ले लें और 40 से 50 किलोग्राम भुरभुरी मिट्टी में मिला करके अगर किसान बंधु इस उर्वरक को पूरे भूमि में अच्छी तरह से लगाने से लेकर के और 24 घंटा के अंदर इसका छिड़काव कर दे और तब जाकर के किसी भी सब्जी को उसमें लगाते हैं तो देखा गया है कि जो रासायनिक खाद के माध्यम से हम जो उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के लिए हम अप्लाई करते थे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इससे ही उनकी पूरी हो जाएगी। गर्मी के दिनों में खेतों की गहरी जुताई अवश्य कर देनी चाहिए। विभिन्न सब्जी परिवार का फसल चक्र अपनाना चाहिए ताकि उसमें लगने वाले कीट व रोग विशेष के जीवन चक्र को समाप्त किया जा सके। रोग एवं कीट अवरोधी मुक्त सब्जियों की किस्मों का चुनाव करना चाहिए ताकि उनके नियंत्रण के लिए हानिकारक जहरीले रसायनों का प्रयोग ही ना करना पड़े। सब्जी विशेष को उनके मुख्य बोई जाने वाली समय के अनुसार ही खेती करनी चाहिए ताकि कीट व्याधियों का आक्रमण कम हो सके। कीड़ों को आकर्षित करने वाली फसलें सहफसली खेती के रूप में लगाना चाहिए ताकि मुख्य फसल बर्बाद होने से बच जाए। उदाहरण के रूप में टमाटर के प्रत्येक 6 कतार के बाद 1-2 कतार गेंदे के फूल लगाना चाहिए। गोभी वर्गीय सब्जियों के साथ सरसों या चाइनीज पत्ता गोभी लगानी चाहिए। जहाँ तक हो सके कीट व्याधियों का भौतिक रूप से नियंत्रण करें। कहने का तात्पर्य जिन पत्तियों पर रोग या कीट का आक्रमण दिखे उन्हें पौधों से तोड़कर जला दिया जाए, मिट्टी में गाड़ दिया जाए। उदाहरण स्वरूप बैगन का तना व फल छेदक कीट गोभी का पत्ता खाने वाले कीट के झुंड जो पत्तियों पर दिखते हैं। सब्जियों के 2 खेत के भागों में बाड़ के रूप में ऊंची फसल जैसे ज्वार, बाजरा या मक्का की खेती करना ताकि कीट उछलकर दूसरे खेत में न जा सके। शुद्ध रूप से कार्बनिक स्रोतों से प्राप्त खाद उर्वरकों का प्रयोग करना। इस प्रकार से यदि हमारे किसान भाई सब्जी उत्पादक अपनी खेती करते हैं तो निश्चय ही उन्हें कम लागत में गुणवत्ता युक्त साग सब्जियों की अधिक पैदावार प्राप्त होगी, जिनका उपयोग करके स्वयं भी निरोगी रह सकते हैं और उपभोक्ता को निरोगी रखते हुए मृदा स्वास्थ्य उत्तम बना सकते हैं। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द लौटे। कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। लहसुन की अधिक उपज देने वाली किस्में और बुआई तकनीकी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में और बढ़ते हैं चलिए अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अभी लहसुन की बुआई का उत्तम समय चल रहा है और इससे अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको इसकी उन्नत किस्मों का चयन कर बुआई वैज्ञानिक तकनीकी से करनी होगी, तभी आप इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो आइए लहसुन की बुआई के बारे में जानते हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय ढोली, जिला मुजफ्फरपुर के डॉक्टर LM यादव से। देखिए, लहसुन एक ऐसी मसाला फसल है कि अगर कोई भी व्यंजन आप बनाते हैं, चाहे शाकाहारी हो मांसाहारी, उसमें इसकी बहुत ही उपयोगिता है। इसकी खेती के लिए अमूमन खेत की तैयारी वैसे करते हैं जैसे हम आलू की खेत की तैयारी करते हैं। एक बार गहरी जुताई करना चाहिए, फिर उसमें कल्टीवेटर चला करके, पाटा चला करके मिट्टी को भुरभुरा कर लेते हैं। खाद इसमें किसान भाइयों को आज के ज़माने में तो मिट्टी का परीक्षण करा करके ही खाद का निर्धारण करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसमें करीब करीब 20 से 25 टन जो है वो सड़ी हुई गोबर की खाद बराबर मात्रा में पूरे खेत में फैला देना चाहिए, पहले जुताई के पहले ही। फिर जो है उस पे क्यारी वगैरह बना करके और लगभग कह सकते हैं कि इसके लिए जो है हम लोग 120 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फास्फोरस, 80 केजी पोटास
और 20 से 40 केजी सल्फर भी दिया जाता है। अक्सर किसान भाई सल्फर का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन प्याज और लहसुन दोनों ही सल्फर के लिए बहुत रिस्पांस करता है। अब रही किस्मों की बात, इसमें जो है वो जमुना ग्रुप की जो किस्में हैं, जमुना सफ़ेद 2, जमुना सफ़ेद 3, जमुना सफ़ेद 4, एक G1 करके है और एक G41 करके, ये सारी किस्में हैं जिनका किसान भाई अपने खेती के लिए जो है चयन कर सकते हैं। और इसके लिए NHR नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है वो पटना में है, वहाँ से भी बीज ये उनको मिल सकता है बिहार में। अब इसका लगभग 1 हेक्टेयर फसल लगाने के लिए अगर कोशिश करना चाहिए 10 से 15 ग्राम तक का जो एक क्लोव होता है, एक दाना जो होता है, उस हिसाब से करेंगे तो 300 से 500 केजी तक 1 हेक्टेयर फसल लगाने के लिए बीज की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें कतार से कतार की दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर रखते हैं और आपस में पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखा जाता है। और फिर इसको बहुत गहरा नहीं, जितना आपका एक लहसुन लगाने वाला हल भी छोटा किसान भाई बनाते हैं, उससे चीरा लगा कर उसमें बो सकते हैं। नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए फसल लगाते वक्त। सिंचाई, चूँकि ये उथली जड़ वाली फसल होती है, इसलिए कभी भी पानी का इसमें कमी नहीं होने देना चाहिए। और सिंचाई जो है वो 1 हफ्ते से 10 दिन तक अंतर रख करके किसान भाई हल्की सिंचाई करें और बार बार सिंचाई करेंगे तो इससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है। खास करके ये ध्यान रखेंगे किसान भाई, जब फसल जम आती है तो नाइट्रोजन जो 120 केजी हमने बताया है, उसका आधी मात्रा को फसल का अवस्था 2 महीने होने तक उपयोग कर लेना चाहिए। अगर किसान भाई इस तरीके से करेंगे तो उनको अच्छी फसल मिल सकती है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। अधिक उपज हेतु शरदकालीन गन्ने की वैज्ञानिक बुआई तकनीक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं और चलिए अब अगली कड़ी की ओर रुख करते हैं। प्रदेश में गन्ने की खेती व्यापक स्तर पर की जाती है और अभी शरदकालीन गन्ने की बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। तो जो भी किसान भाई शरदकालीन गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं, वो अपने क्षेत्र की भूमि और जलवायु के हिसाब से किन किन किस्मों का चयन कर इसकी बुआई कैसे करें, इस विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संदीप तोमर। जैसा कि हम देखते हैं कि गन्ने से अधिक उत्पादन लेने के लिए उत्तरी जो भारत है उसमें जो बुवाई का समय है वो 2 बार मान के चलते हैं कि जैसे शरदकालीन गन्ने की बुवाई और वसंतकालीन, और कुछ किसान जो करते हैं वो गेहूं काटने के बाद विलंब से बुवाई जिसे कहते हैं। तो इस शरदकालीन बुवाई का जो समय है वो सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर का पूरा महीना, क्योंकि तापक्रम के अनुसार देखें कि जब तापक्रम की जो रेंज है 16 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है, वह गन्ना जमाव के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। तो उसी समय को देखते हुए हम देखें कि शरदकालीन गन्ने की बुवाई में ध्यान रखने योग्य बातें, सर्वप्रथम हम देखें कि जो मिट्टी है वो सबसे उपयुक्त होना चाहिए। तो बुलई दोमट जो मिट्टी मान के चलते हैं, जिसमें जल निकास की भी पर्याप्त सुविधा हो और जल का ठहराव नहीं होना चाहिए, इस तरह की मिट्टी हो। अधिक क्षारीय मिट्टी भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से उपयुक्त मिट्टी का चुनाव करें और उसके बाद प्रक्षेत्र की तैयारी करें। प्रक्षेत्र की तैयारी में ये अच्छी तैयारी आवश्यक है, क्योंकि कोई भी खरपतवार नहीं रहना चाहिए और इसकी ज़मीन की गहराई तक जुताई हो जाना चाहिए, क्योंकि ये गन्ने की जो फसल है लगभग 1 साल तक खेत में खड़ी रहती है। इसलिए ज़मीन की अच्छी तरह से गहरी जुताई करें। 1 बार मिट्टी पलटने वाले हल से करें और 3 से 4 बार हैरो द्वारा अच्छी तरह खेत को तैयार कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक की। तो खाद उर्वरक की बात है तो हम कहते हैं कि मृदा परीक्षण करा के ही आप संस्तुति अनुसार खाद उर्वरक का प्रयोग करें। आमतौर पर परीक्षण नहीं हो पाता है तो हम कहते हैं कि लगभग 100 क्विंटल अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का खेत में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग किया जाए, एवं इसी के साथ साथ 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास का उपयोग करें। इसी के साथ साथ हम देखें कि लगभग 30 किलोग्राम सल्फर की भी आवश्यकता है। तो इस तरह से देखें उर्वरक में हम देखें कि नाइट्रोजन
की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास की संपूर्ण मात्रा और सल्फर की मात्रा खेत की अंतिम जुताई के समय कूड़ में डालकर मिला देना चाहिए। उसके बाद बीज की बुवाई करें। इसके बाद जब बुवाई की बात आती है तो हम देखते हैं कि गन्ने में उपयुक्त प्रजाति का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। उपयुक्त प्रजाति में गन्ने में देखते हैं कि 2 तरह की प्रजाति होती है। एक तो शीघ्र पकने वाली जो कि लगभग 10-12 महीने में पक जाती हैं, और एक मध्यम समय से पकने वाली प्रजाति होती हैं जो कि 12 से 14 महीने में पककर तैयार होती हैं। अगेती प्रजातियों में जो अच्छा उत्पादन दे रही है इस समय CO 238 है, CO 118 है, कोसे 96 268 है और कोसे 1424। ये उपयुक्त उन्नत शीत प्रजातियां हैं और अच्छा उत्पादन दे रही हैं। मध्यम समय में पकने वाली जो प्रजातियां हैं उसमें CO 241, UP 9530, UP 97 और कोसे 1434 ये उपयुक्त प्रजातियां हैं अच्छे उत्पादन देने के लिए। तो अब बात आती है कि बीज के चुनाव की। जब बीज का चुनाव करें ध्यान रखें कि बीज अधिक उम्र वाला नहीं होना चाहिए। लगभग 8 से 10 महीने पुराने जो गन्ना होता है वो बीज के लिए उपयुक्त माना जाता है। दूसरा, जो बीज के लिए उपयोग करें गन्ना वो उस प्रक्षेत्र का नहीं होना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा जल भराव हुआ हो या फसल आपकी गिर गई हो। जल भराव नहीं होना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं कि उसमें जड़ें निकल आती हैं जिससे कि बीज वाली गुणवत्ता है वो उसकी कम हो जाती है। तो इस तरह से जब बीज के लिए चुनाव करें, स्वस्थ होना चाहिए, बीमारी रहित होना चाहिए और कीड़ों का प्रकोप भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से स्वस्थ बीज का चुनाव कर आप बुवाई के लिए उपयुक्त मानें। जो बीज की उपयुक्त मात्रा है या बीज की जो मात्रा लगती है वो लगभग 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की आवश्यकता होती है। बीज की बुवाई से पहले बीजोपचार जरूरी है क्योंकि गन्ने में बीमारी लगने के बाद खड़ी हुई फसल में कोई उपचार नहीं होता है बीमारी का। इसलिए बीज को कार्बेंडाजिम नामक फफूंदीनाशी की 200 ग्राम मात्रा 100 लीटर पानी में घोल बनाएं और उसमें जो गन्ने के 3 आँख वाले टुकड़े जो स्वस्थ होते हैं उन्हें जमाव के लिए अच्छा माना जाता है। उन 3 आँख वाले टुकड़ों को 5 से 7 मिनट उस घोल में डुबो करके बुवाई करेंगे तो एक तो आपका जमाव प्रतिशत बढ़ जाएगा और उसमें बीमारी नहीं आएंगी। तो इस बीज के लिए जो आप बुवाई करेंगे तो आप लाइन से लाइन की दूरी जो 90 सेंटीमीटर बना करके और उसमें बीज की बुवाई करें। इसके साथ देखें कि बुवाई के बाद खरपतवारों की समस्या होती है। उसके लिए गन्ने में एट्राजिन नामक जो खरपतवार नाशी है उसकी 4 किलोग्राम मात्रा 800 लीटर पानी में घोलकर और बुवाई के दूसरे दिन आप छिड़काव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब देखें कि गन्ने में शरदकालीन में आप अंत्य फसली लेने ज़्यादा लाभदायक माना जाता है क्योंकि पहली बात तो यह है कि इसमें लाइन से लाइन की दूरी अधिक होती है और जब तापक्रम कम होने लगता है नवंबर से उस समय फसल की बढ़वार भी नहीं होती। इसके साथ देखें कि अंत्य फसली में एक तो क्षेत्र में आलू की फसल ले सकते हैं जिसमें कि हम देखें गन्ने की 2 लाइनों के बीच में 1 लाइन आलू की लगाएं। इस तरह से आलू का लगभग 15 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है और हम देखेंगे कि गन्ने का उत्पादन भी हमारा अच्छा मिलेगा हमको और आलू भी लगभग 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उत्पादन आपको मिल जाएगा। तो अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। जिला रांची के नगेंद्र महतो ने आपने गोभी की फसल में कीट नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो इसके लिए सबसे पहले मेरा कहना है कि आप लोग जब फूलगोभी की ये करते हैं, लगाते हैं, जब आप अपने खेत में ट्रांसफर करते हैं उस वक्त आप क्या कीजिए, अपने खेत के चारों तरफ सरसों जरूर डाल दीजिए। और सरसों एक लाइन अगर आप सरसों डालते हैं उसके 15 दिन के बाद गोभी की रोपाई कीजिए तो आपके खेत में कीड़े जिसको हम आप लोग डीबीएम के नाम से जानते हैं, ये लटकनुआ पिल्लू के नाम से जानते हैं, उसका आक्रमण कम होता है। और ये जो पिल्लू है आपने देखा होगा कि आपके पत्तियों पे पूरा छेद कर देता है और जो भी गोभी में आप कीड़ा लगा हुआ देखते हैं ये डीबीएम ही है, ये लटकनुआ पिल्लू है। तो इसके लिए नियंत्रण के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि रोपाई से पहले ही अगर हम सरसों लगाएंगे, सरसों की कोई भी सरसों की प्रजाति अगर लाइन से लगाएंगे तो आपका पिल्लू फूल पे न लग करके आपके पत्तियों को न खा करके उस सरसों को खाएगा और इस तरह से आपके फसल की बचत होगी। और इसके बाद मेरा आपसे ये कहना है कि जो आपके फूल गोभी बचे हुए रहते हैं उसमें आप गोभी के रोपाई के 15 दिन बाद, 25 दिन बाद और 35 दिन बाद 3 बार आप नीम आधारित दवा का स्प्रे करें। 3 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से, एक कट्ठा में 10 लीटर पानी,
छिड़काव कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपके पौधे में डीबीएम का आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद आपको नीम आधारित दवा का स्प्रे नहीं करना है, तो इससे आपकी फूल गोभी की में कीड़े लगने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम अपने खेत में फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं, जिससे कि आपके खेत में जितने भी वो जो जिसको हम गंधपाश जाल कहते हैं, और उसमें आप डीबीएम का ल्यूर लगाइएगा तो उसमें क्या आप देखिएगा कि वो जो पॉलिथीन है उसमें आपका इसकी मादा जो है वो, इसका जो नर है वो आकर के इसमें फंस जाएगा। अगर आप ये देख रहे हैं कि लगातार कीड़ों का प्रकोप बढ़ रहा है तो कोई भी आप जो दवाई है, रासायनिक दवाई, उसको ले लें, जिसमें आपका आपका प्रोफेनोफॉस है 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से करके, या फिर स्पाइनोसेड है वो आपको लेना है 10 लीटर पानी में 3 ml दवा, और ये दोनों में से किसी एक दवा को लेकर अच्छी तरह से पौधे पे छिड़काव कीजिए। शाम के समय में छिड़काव कीजिए और अपने फसल की सुरक्षा कीजिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। तो चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। राजमा की उन्नत किस्में एवं इसकी बुआई विधि पर जानकारी। अधिक उत्पादन के लिए मसूर की वैज्ञानिक खेती। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों को बेहद पसंद आया होगा, उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे इसी वक्त मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।